दोस्तों नमस्कार। आजकल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और वो है जीएम टेक्नोलॉजी को लेकर। जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी क्या भारत के किसानों को मिलनी चाहिए या नहीं? दोस्तों 2047 में भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश को हम विकसित राष्ट्र बनाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2047 में भारत फूड सिक्योर होगा या नहीं? आजकल जो महंगाई हम लोग देख रहे हैं उसका कारण क्या है कि हिंदुस्तान में जितना खाना चाहिए हम शायद उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन हम किसानों को टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे। मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से, सबसे पहले जिन एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है कि हिंदुस्तान में जीएम टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं होनी चाहिए, उनसे ये पूछा जाए कि उनके पास भारत की फूड सिक्योरिटी का क्या प्लान है, किस आधार पे और किस प्रोसेस से वो भारत में हर इंसान को अफोर्डेबल न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना चाहते हैं। अगर उनके पास कोई प्लान नहीं है तो आप इस बात को मान लीजिए कि हिंदुस्तान में जिस तरह से एनजीओज काम कर रही हैं, ये उन लोगों के लिए काम कर रही हैं जो पूरी जिंदगी भारत को एक व्यापारिक दृष्टि से बाजार देखते आए हैं। अगर भारत खाद्यों में आत्मनिर्भर हो गया तो नुकसान किसका होगा? नुकसान उन लोगों का होगा जो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, भारत को अपना सामान बेचना चाहते हैं। इसीलिए भारत के हर आत्मनिर्भरता के प्रयास को डिफीट करने के लिए, उसको फेल करने के लिए भांति भांति तरह के लोग आपके सामने आते रहेंगे, चाहे वो एनजीओज हो, एक्टिविस्ट हो या कोई और हो। और उसका एक ही रास्ता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और उस पर स्टे ले लीजिए। तो सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप इन एनजीओज को सबसे पहले ये पूछिए कि उनके पास भारत की फूड सिक्योरिटी का प्लान क्या है। अगर कोई प्लान नहीं है तो फिर दूसरा सवाल ये आता है कि भारत के अलावा पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह पे जहां पे उनके सुप्रीम कोर्ट है, वहां की रिसर्च है, वहां के कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, तो वहां पे जो जीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वहां जीएम टेक्नोलॉजी खा के कितने लोग मरे? अगर मेरा आंकड़ा आप समझते हो तो इस बात को समझिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक के गोल्ड मेडल जिन देशों के पास आते हैं वो सब जीएम फूड खा रहे हैं। जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं वहां के लोग भी जीएम फूड खा रहे हैं। इसका मतलब जीएम फूड से ना तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ में कमी आई है, ना उनकी मेंटल स्ट्रेंथ में कमी आई है। तो फिर ये बवाल क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। क्या भारत में हम जीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? हम बहुत कर रहे हैं। सिर्फ हम किसानों तक टेक्नोलॉजी ना पहुंचे ताकि भारत खाद्यों में आत्मनिर्भर ना हो, खाद्यान्नों में, इसका एक पूरा प्रयास किया जा रहा है। भारत में कहां कहां जीएम टेक्नोलॉजी हो रही है इस्तेमाल, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला, भारत में जब दूध उत्पादन नहीं था तो हमने हाइब्रिड का काम किया। हमने विदेशी नस्ल की गायें लाए, देसी नस्ल के साथ क्रॉस किया, हमने जर्सी लेके आए, हॉल्स्टीन लेके आए। ये कौन सी नस्लें हैं? ये दूसरे गायें हैं जिनको हमने देसी गाय के साथ क्रॉस कराया और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया। उसका आउटकम क्या निकला? आज दुनिया में भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। जब हमारे पास सरप्लस दूध हो गया, अब हमारा पेट भर गया, तब हम कहते हैं कि अब हम दोबारा देसी नस्लों को बचाने का प्रयास करेंगे। जरूर करिए, लेकिन जब तक आपके पास खाने को नहीं था, आपने दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया। दूसरा मुद्दा आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर। जितनी भी एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स बनती हैं, क्या उसमें जीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता? अगर जीएम टेक्नोलॉजी हम फार्मास्यूटिकल में यूज कर सकते हैं दवाई बनाने के लिए, और वहां किसी को ऐतराज नहीं है, तो फिर बाकी जगह क्यों? इस बात को भी समझना होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम से बनते हैं, चाहे वो एंजाइम्स हैं, पिगमेंट्स हैं, फ्लेवरिंग्स हैं, वो भी जीएम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग इस्तेमाल करते रहे। वहां पे किसी को ऐतराज नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है कि क्या एग्रीकल्चर में हम जीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? हम कर रहे हैं।
कॉटन के अंदर हम लोगों ने जीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी समय से, कई दशकों से हम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर जीएम टेक्नोलॉजी इतनी खराब होती तो जहां पे कॉटन में हम लोगों ने बीटी कॉटन का इस्तेमाल किया, चलिए कॉटन तो आप कहेंगे हम कपड़ा पहन लेते हैं उस कॉटन का, कॉटन बना के, वो शरीर के अंदर नहीं जाता है। आपको क्या लगता है जो बिनोला है, जो कॉटन सीड निकलता है, उसका क्या होता है? उससे कॉटन सीड ऑयल बनता है। आज जिसको कपासिया तेल बोला जाता है वो कॉटन सीड ऑयल है। और कोई भी किसान या मिल अपने सीड को वेस्ट नहीं करती है, वो क्रशिंग करके उसमें से तेल निकालती है और वो तेल जाता है आपके खाने में। क्या आपने कोई ऐसी रिपोर्ट देखी है कि कपासिया तेल खा के, बीटी कॉटन से निकला हुआ तेल खा के कोई लोग मरे हों? कहीं कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है ऐसी? अगर एनजीओ ने ऐसी कोई रिपोर्ट कंपाइल करी है तो कम से कम वो सार्वजनिक करें। दूसरा मुद्दा, जो खल बच जाती है, जो उसका ऑयल केक बच जाता है, वो जाता है कैटल फीड में। क्या आपने कहीं देखा है कि वो कैटल फीड खा के किसानों के जानवर मरे हों या किसानों ने प्रदर्शन किया हो कि आपने हमें जहरीला कॉटन सीड दे दिया, हम किसानों को जानवरों को खिला रहे हैं और जानवर मर रहे हैं? कहीं आपने ऐसी कोई न्यूज़ देखी? नहीं देखी। तो फिर ये हंगामा क्यों? दोस्तों, कॉटन सीड को हमें कब लाना पड़ा? जब हिंदुस्तान में कॉटन उत्पादन बहुत कम था और हमारे पास एकरेज नहीं था, हम कॉटन आयात करते थे। जब से हम बीटी कॉटन लेके आए हैं, हिंदुस्तान में कॉटन किसानों की आमदनी बढ़ी, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर बना, हम कॉटन एक्सपोर्ट करने लगे, हमारी कॉटन मिल इंडस्ट्रीज चलने लगी। पहले हमारी वो सारी मिलें बंद होने के कगार पे थी। क्या हम एक बड़ी पिक्चर नहीं देख सकते? इसी तरह से जब कॉटन को हमने क्यों मजबूरी में अलाउ किया, इस बात को समझना होगा। पहले कॉटन का, बीटी कॉटन अलाउ नहीं था, लेकिन जब किसानों को उसका फायदा मिला, किसानों ने लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन किया, तो अल्टीमेटली सरकारों को मानना पड़ा कि ये किसान के हित में है और उन्होंने बीटी कॉटन को परमिशन दी। आज क्या प्रयास है कि हमें हिंदुस्तान में 70% जो तेल है वो हम आयात करते हैं। किसान तिलहन क्यों नहीं उगाता? क्योंकि उसमें यील्ड कम है, किसान की आमदनी कम है। तो किसान ये कहता है मेरी कम ही नहीं तो मैं क्यों? उसका खामियाजा साल का करीब $15 बिलियन का तेल हम आयात करते हैं। भारत शायद दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश बन गया है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तेलों का आयात बढ़ेगा। मेरा अनुमान यह है कि अगले 10 साल में हम करीब 35 से 40 बिलियन डॉलर का तेल आयात करेंगे, अगर हमने तेलों पे ध्यान नहीं दिया तो। उसका खामियाजा क्या होगा? हिंदुस्तान के तिलहन के किसानों को रेट नहीं मिलेगा, तो जितना अभी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। 166 करोड़ की आबादी वाला देश अगर खाद्य सुरक्षा अपनी नहीं कर पाएगा तो दुनिया में कोई ऐसा बाजार नहीं है जो भारत को उसकी जरूरतों के लिए खाद्यान्न या बाकी खाने की चीजें दे सके। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। इसीलिए मेरा सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि जिन बातों को लेके आपके सामने ये केस आया है, उसमें जो मुख्य बातें आपको पूछनी होंगी, उसमें पहला ये कि जो पिटिशनर्स हैं उनसे ये पूछा जाए कि भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए उनके पास क्या प्लान है। दूसरा, दूसरे देशों में जहां पे जीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वहां पे हेल्थ क्राइसिस बढ़ा है? अगर ऐसा है तो वहां के सुप्रीम कोर्ट और वहां की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने जीएम टेक्नोलॉजी को बैन क्यों नहीं किया? वहां पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जीएम टेक्नोलॉजी को बैन क्यों नहीं कर रहे? वहां के साइंटिस्ट जीएम टेक्नोलॉजी को बैन क्यों नहीं कर रहे? इस बात को भी हमें समझना होगा, क्योंकि उन लोगों के पास पिछले कई दशकों का जीएम टेक्नोलॉजी का अनुभव है। वहां पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। वहां पे जिसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात की जा रही है कोर्ट में कि हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पता, तो हमें यह बात तो समझ में आती है कि दुनिया में जहां पे भी लोग जीएम टेक्नोलॉजी का कंजम्पशन कर रहे हैं, वहां पे किस तरह के हेल्थ इफेक्ट आए। अगर आप ये देखें तो वहां की फिजिकल फिटनेस और मेंटल अलर्टनेस मुझे लगता है दुनिया के कई देशों से बहुत अच्छी है, तभी वो विकसित देश है। इस बात को हमें समझना होगा।
हाँ, इस बात को भी हम समझना चाहेंगे कि यूरोप की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके तहत जीएम टेक्नोलॉजी को नेगेटिव वे में दिखाने का एक सिंपल सा इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है। अगर आज यूरोप के लोग इतनी सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को, अगर उन्होंने जीएम टेक्नोलॉजी को खुले रूप से अपना लिया तो दुनिया में चाहे वो ब्राजील हो, अमेरिका हो, चाइना हो, वहां से सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूरोप जाएगा क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा, और यूरोप के अंदर डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि यूरोप में जिस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है इसीलिए उनका आयात बहुत तेजी से बढ़ेगा। वहां पे जीएम टेक्नोलॉजी को रोकने का एकमात्र कारण उनकी ट्रेड पॉलिसी का आधार है, ना कि टेक्निकल जस्टिफिकेशन। अगर ऐसा होता तो उन्होंने ये कहा है कि आपको लेबलिंग डिक्लेरेशन करना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर कंज्यूमर के इंटरेस्ट में अगर आपको लेबल पे लिखना है कि दिस कंटेन्स जीएम प्रोडक्ट, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि इन्फॉर्म्ड डिसीजन कंज्यूमर का अधिकार है। लेकिन अगर कंज्यूमर इंफॉर्मेशन के बाद भी अगर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। सिगरेट का एग्जाम्पल हमारे सामने है। सिगरेट के लेबल पे हमने लिख दिया कि इंजूरियस टू हेल्थ, शराब के लेबल पे लिख दिया इंजूरियस टू हेल्थ। अगर लोग उसके बाद भी अगर कंज्यूम करते हैं तो आप किसको दोष देंगे? तो यही हाल आप जीएम का भी कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट के ऊपर लिख सकते हैं दिस कंटेन्स जीएम प्रोडक्ट्स और जीएम इंग्रेडिएंट्स, फिर कंज्यूमर की चॉइस है उसको खाना है या नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली बैन करना, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा को प्रॉब्लम हो, जिससे किसानों की आमदनी घटे और हिंदुस्तान में फूड इन्फ्लेशन बढ़ता रहे जिसके कारण कंज्यूमर्स परेशान हो, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे आर्ग्यूमेंट के पीछे कोई तथ्य है। हाँ, जीएम टेक्नोलॉजी को भारत में नहीं आने देने का सबसे बड़ा फायदा उन देशों को और उन व्यापारियों को होगा जो भारत के साथ व्यापार करना चाहते और वो ये नहीं चाहते कि भारत कभी भी और किसी भी रूप में खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो। तो मुझे लगता है ये गंभीर मुद्दे हैं। समाज में आप लोगों को भी और सुप्रीम कोर्ट में सब लोगों को एक होलिस्टिक व्यू में डिसीजन लेना होगा जो राष्ट्र हित में हो। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।